नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 11 अप्रैल 2022 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू समाचार पत्र से संबंधित प्रमुख आलेख और संपादकीय के आधार पर हम उनके अलग अलग पक्षों की चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ इस चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा से संबंधित जो अभ्यास प्रश्न है उनकी उत्तर संरचना की भी हम चर्चा करेंगे। आज की अपनी चर्चा को प्रारंभ करने से पहले हम सत्र के विषय देख लेते हैं। हमारा पहला विषय है अव्यवस्थित विश्व में भारत की भूमिका। वर्तमान में रूस और यूक्रेन के विवाद के बाद वैश्विक स्तर पर जो राजनीतिक स्थितियां हैं वो असंतुलन में आ गई हैं और वहां पर भारत किस रूप में भूमिका निभाएगा और विश्व में वर्तमान में अव्यवस्था की स्थिति किस रूप में है और उसके क्या कारण प्रमुख रूप से हैं, वह इस आलेख में चर्चा किया गया है। दूसरा हमारा विषय है भारत में देखभाल अर्थव्यवस्था। जब हम देखभाल या केयर इकोनॉमी की बात करते हैं तो इसके लिए भारत में काफ़ी संभावनाएं हैं और कोविड-19 के बाद इस तरह की जो संभावनाएं हैं वो केवल भारत ही नहीं वैश्विक स्तर पर भी पहचानी गई हैं। इसी संदर्भ में चर्चा की जाएगी। तीसरा आलेख भाषा नहीं बाधा। यहाँ पर हिंदी के संदर्भ में उसके भाषा के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में प्रयोग को लेकर जो विवाद की स्थिति बन रही है उसके संदर्भ में प्रमुख रूप से आलेख में चर्चा है। आज का हमारा अंतिम आलेख होगा आर्किटेक्चर या वास्तुकला में नया शिक्षा ढांचा। भारत में आर्किटेक्चर या वास्तुकला की जो शिक्षा है उसमें कुछ परिवर्तन किए जा रहे हैं जिससे यह शिक्षार्थियों को ज़्यादा लाभ दे पाए और वो वैश्विक स्तर पर अपने आप को ज़्यादा एक तरह से तैयार कर पाएँ। अंत में आज की चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा संबंधी जो अभ्यास प्रश्न है उनकी उत्तर संरचना की हम चर्चा करेंगे। आज के पहले आलेख को हम देखते हैं, इंडियाज रोल इन ए डिसऑर्डर्ड वर्ल्ड। वर्तमान में जो अव्यवस्थित विश्व की स्थिति दिख रही है, भारत की भूमिका किस रूप में हो सकती है वह प्रमुख रूप से यहाँ पर चर्चा की गई है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश के रूप में हमारे द्वारा जो मानदंड एक तरह से स्थापित किए गए हैं उनकी वर्तमान में आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा है। इसी कारण से वर्तमान की जो स्थिति है विश्व में उसमें भारत की जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह आलेख प्रश्न संख्या 6 पर और सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र में अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। वर्तमान स्थितियों में अगर हम एक अव्यवस्थित विश्व की बात करते हैं तो उसका बड़ा कारण ये है कि जो विश्व की एक संरचना बनाई गई अलग अलग संगठनों के माध्यम से जो विश्व को प्रमुख रूप से नियंत्रित कर रहे हैं वहाँ पर ही एक तरह से अलोकतांत्रिक स्थिति बनी हुई थी। प्रमुख रूप से अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की स्थितियों को देखें तो वैश्विक स्तर पर जो संस्थाएं बनाई गई वहाँ पर ही एक तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं किया गया। अगर हम कुछ प्रमुख संस्थाओं की बात करें जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आई, संयुक्त राष्ट्र जिसको विश्व शांति के लिए स्थापित किया गया। इसी के साथ साथ अगर हम गैट की बात करें यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता। अब हम ध्यान रखें गैट वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है, इसकी जगह 1995 में अस्तित्व में आ चुका है WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वैश्विक स्तर पर व्यापार को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख रूप से गैट का ये जो समझौता है वह दूसरे विश्व युद्ध के बाद किया गया और आगे चलकर यह WTO में परिवर्तित हुआ। अन्य दो संस्थाओं की बात करें तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वैश्विक स्तर पर जो गरीबी की स्थिति है उसको खत्म करने और अगर कोई आर्थिक संकट किसी देश में आता है तो वहां पर उसको मदद करने के लिए प्रमुख रूप से इन दो संगठनों को एक तरह से स्थापित किया गया। जब हम संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली संगठन है वह है संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल। और यहाँ पर जो 5 एक तरह से स्थायी सदस्य हैं उनको वीटो पावर मिला हुआ है, जिसमें प्रमुख रूप से USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस, इसी के साथ साथ UK और चीन शामिल है। चीन को छोड़कर वीटो पावर वाले जो 4 देश हैं यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस और UK, यह एक तरह से दूसरे विश्व युद्ध में विजेता थे। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में वीटो पावर के माध्यम से जो प्रमुख देश थे उन्होंने अपने आप को शक्तिशाली बनाए रखा और निर्णय की सभी प्रक्रियाओं में प्रमुख रूप से उनकी जो वीटो पावर है उसका एक तरह से उपयोग होता है। इसी के साथ साथ उन्होंने परमाणु ऊर्जा का जो प्रसार है उसको भी बहुत ज़्यादा नहीं करने का एक बहाना बनाकर उसको अपने तक प्रमुख रूप से सीमित रखने का प्रयास किया और अन्य देशों में यह विस्तारित ना हो पाए उसका भी उन्होंने प्रमुख रूप से प्रयास किया। और साथ साथ अगर हम बात करें विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन, तो इन संगठनों में भी अगर हम देखें तो विकसित देशों का प्रमुख रूप से बोलबाला है। तो अगर हम वर्तमान में लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं रूस यूक्रेन के विवाद में, तो यह स्थितियां वैश्विक स्तर पर बहुत पहले से ही स्थापित नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद लगातार जिस रूप में अलोकतांत्रिक स्थितियां बनी हुई थी उसी ने वर्तमान की जो स्थितियां उसको भी एक तरह से आधार प्रदान किया है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वर्तमान की जो स्थितियां हैं वो तात्कालिक है
यह ऐतिहासिक रूप में लगातार बनी रही हैं, उसी का एक नया रूप है जो हमें वर्तमान में देखने को मिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थिति को अगर हम देखें तो उसकी भूमिका भी बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है और बहुत शक्तिशाली नहीं है। उसकी प्रत्येक वर्ष बैठक होती है और उस बैठक में विश्व की जो अलग अलग समस्याएं हैं, जैसे भूख, गरीबी, महिलाओं के अधिकार, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, इस पर प्रमुख रूप से प्रस्ताव पारित होते हैं। लेकिन इन प्रस्तावों को अस्वीकार करने की जो शक्ति है वह सुरक्षा परिषद के जो प्रमुख रूप से वीटो शक्ति वाले देश हैं उनके पास अभी भी बनी हुई है। तो हम नहीं कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक स्थितियां हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में 193 जो सदस्य हैं वो प्रमुख रूप से शामिल हैं। उनके द्वारा जो निर्णय लिया गया उसको भी बदला जा सकता है। अब अगर हम इसी स्थिति को किसी देश में देखें तो अगर किसी देश की संसद में कोई प्रस्ताव पारित किया गया है और वहां पर जो भी उस देश में नेता है, राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है, उसके द्वारा अगर संसद के प्रस्ताव को खारिज किया गया है तो उसको अलोकतांत्रिक तानाशाह कहा जाता है। इसके विपरीत संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो प्रस्ताव है उसको जब वीटो पावर वाले देश एक तरह से नकारते हैं तो वहां पर अलोकतांत्रिक स्थितियां नहीं मानी जाती हैं। तो ये अगर हम देखें तो विरोधाभासी स्थितियां बनती हैं। तो लोकतांत्रिक मूल्य पहले से ही नहीं है, हम वर्तमान स्थितियों में नहीं कह सकते हैं कि अलोकतांत्रिक मूल्य बढ़े हैं, यह पहले से ही विद्यमान थे। संयुक्त राष्ट्र के अलग अलग जो निर्णय हैं उनमें लोकतांत्रिक मूल्यों का जब पालन नहीं होता है तो एक तरह से सुरक्षा परिषद इस तरह से कैसे अधिकार प्राप्त कर सकती है कि वह किसी भी देश में सशस्त्र हस्तक्षेप या आर्थिक प्रतिबंध लगाने की स्थितियों में आए। तो लोकतांत्रिक मूल्यों का जब आप पालन नहीं करते हैं तो आपको इस तरह की शक्तियां नहीं मिलती हैं। और इसी आधार पर कहा जाता है कि वर्तमान में जो विश्व की व्यवस्था है वह पहले ही लोकतांत्रिक मूल्यों का एक मजाक बनाती है। तो नई जो स्थिति रूस और यूक्रेन के बाद दिख रही है वो कुछ नई नहीं है, अब कह सकते हैं कि स्थितियां ज्यादा स्पष्ट हो रही हैं। G7 की स्थापना के लिए जो प्रयास है वो 1975 में ही प्रारंभ हो गए थे, जिसमें प्रमुख रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान, पश्चिमी जर्मनी शामिल थे। आगे चलकर 1976 में इसमें इटली को भी शामिल किया गया और बाद में कनाडा इसमें शामिल हुआ और इस रूप में जो संगठन है वो 7 देशों का एक समूह बना। G7 की स्थापना के माध्यम से कोशिश ये थी कि जो गैर कम्युनिस्ट शक्तियां हैं उनको एक तरह से इकट्ठा किया जाए, जिससे आर्थिक जो भी समस्याएं हैं उन पर चर्चा की जा सके। और इसका बड़ा कारण ये था कि 1973 में जो ओपेक के देश हैं, यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का जो समूह है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, उनके द्वारा तेल के निर्यात पर जो एक तरह से प्रतिबंध लगाया, उसमें प्रमुख रूप से उद्देश्य इजराइल के जो सहयोगी देश हैं उनको एक तरह से दंडित करना था। और इस कारण से प्रमुख रूप से कच्चे तेल पर जो प्रतिबंध लगाया गया ओपेक के द्वारा, उसका मुकाबला करने के लिए G7 एक तरह से अस्तित्व में आया हुआ माना जाता है। 1998 में रूस को इसमें सदस्य के रूप में शामिल किया गया और G7 हो गया G8। हम ध्यान रखें प्रमुख उद्देश्य ये था कि पूर्वी और जो पश्चिमी देश हैं, जब पूर्व की बात करते हैं तो रूस, और पश्चिम में यानी यूरोप के देश और अमेरिका की अगर हम बात करें, उनके बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए रूस को G7 में शामिल किया गया और G8 एक तरह से गठित हुआ। आगे चलकर 2014 में क्रीमिया पर रूस के द्वारा जो कब्जा किया गया उसके विरोध में G8 के देशों ने रूस को बाहर कर दिया और यह संगठन पुनः G7 के रूप में अस्तित्व में आ गया। 1998 से 2014 के बीच में रूस के राष्ट्रपति के रूप में व्लादिमीर पुतिन की जो नीतियां उसमें कोई बड़े परिवर्तन नहीं थे। जो नीतियां उन्होंने उस समय अपनाई वो नीतियां अभी भी अपनाई गई हैं, यानी रूस को एक तरह से शक्तिशाली रूप में आगे बढ़ाना और रूस की सीमा तक नाटो का जो विस्तार है उसको रोकना। और वर्तमान में यूक्रेन पर हमला करके रूस के द्वारा इसी काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो नीति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है, लेकिन अब प्रत्यक्ष रूप में ज्यादा यह दिखाई पड़ रही है। इसी रूप में अगर हम G20 की बात करें तो अब बात की जा रही है कि G20 में से भी रूस को अलग किया जाए। G20 प्रमुख रूप से 1997 में जो एशिया में आर्थिक संकट आया था उसके बाद की स्थितियों में 1999 में इसको स्थापित किया गया। इसमें विकसित और विकासशील दोनों देश शामिल हैं और वर्तमान में हम ध्यान रखें आने वाला जो दिसंबर 2022 का समय है उसके बाद से G20 की जो अध्यक्षता है वो भारत को मिलने वाली है। इसीलिए भारत पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि रूस को G20 से बाहर करने की स्थितियों का वो समर्थन करे। लेकिन इस तरह की स्थितियों का भारत समर्थन इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि G20 आर्थिक रूप में एक तरह से प्रमुख रूप से चर्चा करने का एक मंच है। यहाँ पर सामरिक नीतियों को लेकर ऐसी कोई चर्चा नहीं होती है। इस आधार पर रूस को G20 से निकालने के कोई भी मायने नहीं बनते हैं। प्रमुख रूप से पूंजीवाद का जैसे जैसे विस्तार हुआ है, हमेशा यह माना गया है कि अगर वित्त और व्यापार का एक तरह से बिना किसी बाधा के प्रवाह होगा तो गरीब देशों को एक तरह से लाभ होगा और दुनिया से गरीबी हटेगी और असमानता समाप्त हो जाएगी। लेकिन उसके विपरीत हुआ, असमानता एक तरह से बढ़ी है और देखा यह जा रहा है कि देशों के भीतर और साथ साथ देशों के बीच में जो असमानताएं हैं वो बढ़ी हैं।
अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देश की बात करें तो वहां पर भी अब समाजवाद को ज्यादा पसंद किया जा रहा है और उनका मानना है कि जो असीमित पूंजीवाद है उसको एक तरह से सीमित किया जाए। तो कम असीमित पूंजीवाद है उसकी मांग बढ़ रही है, क्योंकि उनका मानना है कि पूंजीवाद के कारण ही बड़ी संख्या में रोजगार जो अमेरिकियों को मिल सकते हैं वो बाहर के विकासशील देशों में जा रहे हैं। अलग अलग देशों में ऐसे नेता शक्तिशाली हो रहे हैं जो अपने देश के हितों को सर्वोपरि बना रहे हैं। वैश्विक स्तर पर स्थितियां क्या हैं उसके लिए वो बहुत ज्यादा काम नहीं करना चाहते हैं। और इसी तरह की स्थिति अगर हम देखें तो वर्तमान में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, उनके पहले डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भी आगे बढ़ाई गई और इस तरह की स्थितियां अन्य देशों में भी हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी जो नेतृत्व है वर्तमान में वह भारत की पहले बात करता है। भारतीय हितों को सबसे पहले सर्वोपरि रूप में आगे बढ़ाया जाएगा, उसके बाद अन्य तरह के जो हित है उनको देखा जाएगा। और इसी तरह का जो नेतृत्व है वो तुर्की, हंगरी, पोलैंड, रूस में भी देखा जा रहा है, जहां पर अपने देश के हितों को सर्वोपरि बनाकर देश काम कर रहे हैं। तो वैश्विक स्तर पर जो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया बढ़ी है उसके बाद अगर हम देखें तो वर्तमान में अगर अपने देश को लेकर अगर हम विकास के लिए ज्यादा बातें करेंगे तो आपस में कहीं ना कहीं टकराव की स्थितियां बनेंगी। और रूस के द्वारा यूक्रेन पर जो हमला किया गया है वह भी रूस की अपनी सुरक्षा को लेकर एक तरह से जो चिंता है उसका आधार है। तो इस रूप में अगर स्थितियां नकारात्मक रूप में बढ़ेंगी तो अलग अलग देशों में टकराव की स्थितियां भी बढ़ सकती हैं। वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो सामाजिक तनाव की जो स्थितियां हैं उसके बड़े कारण ये हैं कि जब हम पूंजीवाद को आगे बढ़ावा देते हैं तो लोकतांत्रिक रूप में जो संस्थाएं हैं वो इसके विरोध में एक तरह से आती हैं, क्योंकि पूंजीवाद हमेशा ये चाहता है कि व्यापार को बिल्कुल आसान बनाया जाए, कोई बाधाएं उसमें ना आ पाए। लेकिन लोकतांत्रिक नियम उसके विरुद्ध आ जाते हैं, क्योंकि जब भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करेंगे हम सभी को समान रूप से लाभ के लिए बात करते हैं। लेकिन पूंजीवाद प्रमुख रूप से ये कहता है कि बाजार में अगर कोई सामान उपलब्ध है तो आपके पास खरीदने की क्षमता है, क्रय शक्ति है, तो आप सामान को खरीद लीजिए, आपको किसी भी तरह की राहत, कोई छूट नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखें तो जो भी एक तरह से गरीब लोग हैं उनको सब्सिडी या छूट देने की व्यवस्था बनती है। जैसे अगर हम भारत में देखें 1990-91 में सोवियत संघ के विघटन के बाद नए देश जो अस्तित्व में आए, जैसे अगर हम बात करें एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, मोल्डोवा, इन देशों में मुक्त बाजार और चुनाव की जो प्रक्रियाएं उनको लागू किया गया। लेकिन इससे एक तरह से असमानता बढ़ी, क्योंकि ये देश लंबे समय से समाजवादी नियंत्रण में थे। वहां पर चुनाव की स्थितियां और जो मुक्त बाजार है वो सही रूप में काम नहीं कर पाया और असमानता और ज्यादा बढ़ी। प्रमुख रूप से अगर हम पूर्वी यूरोपीय देशों की बात करें, और इस कारण से सामाजिक तनाव और सांप्रदायिक संघर्ष बढ़े। और जब भी ऐसी स्थितियां बढ़ती हैं कि किसी भी देश में सामाजिक तनाव बढ़ता जा रहा है तो अगर चुनाव होते हैं तो अक्सर ऐसे नेता एक तरह से अस्तित्व में आते हैं जो लोक लुभावन वादे करते हैं। और इस रूप में अगर हम देखें तो कई उदाहरण हैं। जैसे अगर हम उदाहरण देखें तो वेनेजुएला में इसी सामाजिक तनाव का एक परिणाम था कि ह्यूगो चावेज एक बहुत प्रसिद्ध नेता के रूप में वहां पर सत्ता में आए। साथ साथ अगर हम रूस की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन, क्योंकि सोवियत संघ के विघटन के बाद जो राष्ट्रपति बने थे रूस के, बोरिस येल्त्सिन, उनके समय में रूस में बहुत स्थितियां अच्छी नहीं थी। तो इसी कारण से व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में रूस ने अपने आप को एक तरह से ज्यादा मजबूत और सशक्त पाया। तो इस रूप में जो पूंजीवादी निरंकुश हैं वो बढ़ते हैं। जैसे अगर हम रूस में बात करें व्लादिमीर पुतिन की, या अगर हम समाजवादी रूप में एक नेतृत्व की बात करें वेनेजुएला में, ये स्थितियां क्यों बनती हैं? क्योंकि अगर मुक्त बाजार की नीतियां लाई जाएंगी, चुनाव की स्थितियों को लाया जाएगा और लोगों को लाभ नहीं होगा और सामाजिक एक तरह से असंतोष बढ़ेगा, तो इस तरह के जो नेतृत्व हैं उनमें लोग ज्यादा आस्था दिखाते हैं। और जब ऐसी स्थितियां होती हैं कि किसी भी देश में कोई एक व्यक्ति सर्वोच्च रूप में, शक्तिशाली रूप में काम करने लगता है, जैसे रूस में व्लादिमीर पुतिन, तब अमेरिका के द्वारा नियंत्रित किया जाने वाला ये जो उत्तरी अटलांटिक एक तरह से समूह है, जिसमें प्रमुख रूप से पश्चिमी यूरोप और उत्तर अमेरिका के हम देशों को ले सकते हैं, वो इसका विरोध करते हैं। उनका कहना है कि निरंकुश या तानाशाह स्थितियां बढ़ रही हैं। जैसे अगर हम देखें तो 1973 में दक्षिण अमेरिका के देश चिली में सत्ता परिवर्तन के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक तानाशाह ऑगस्टे पिनेशो को सत्ता में स्थापित किया। वो उनके लिए लाभ दे रहा था तो उनको समर्थन दिया, जबकि वो एक तानाशाह के रूप में काम कर रहे थे। इसी तरह से अगर हम वर्तमान में देखें, खाड़ी और पश्चिम एशिया के देश, वो चाहे सऊदी अरब हो या यूएई की बात करें या कतर की बात करें, वहां पर अभी भी कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी नहीं है। लेकिन क्योंकि वहां से कच्चे तेल या ऊर्जा की आपूर्ति अमेरिका को होती है, अमेरिका का वो समर्थन करते हैं, इसीलिए अमेरिका इन देशों में जो राजशाही की स्थिति है उसका कोई विरोध नहीं करता है। जब तक चीन ने प्रशांत महासागर में अपने आप को आर्थिक और सामरिक रूप में अमेरिका के सामने नहीं लाया,
तब तक चीन में जो कम्युनिस्ट शासन है उसका अमेरिका ने कभी भी विरोध नहीं किया। तो पश्चिमी देश अपने लाभ की स्थितियों को देखते हैं, उनके लिए लोकतांत्रिक या गैर लोकतांत्रिक ऐसी स्थितियों में कोई अंतर नहीं है। वर्तमान स्थितियों में भारत का जो समर्थन है वो ऐसी स्थिति के लिए दिया जा रहा है जहां पर किसी भी देश को स्वतंत्र रूप में निर्णय लेने की स्थितियां बननी चाहिए। अगर हम रूस यूक्रेन विवाद में देखें तो यूक्रेन पश्चिमी देशों के प्रभाव में आकर काम कर रहा है। अगर वो स्वतंत्र रूप से निर्णय ले तो शायद वो नाटो में जाने की स्थितियों को छोड़ सकता है, लेकिन अमेरिका के प्रभाव में आकर उसकी नीतियां बदली हैं और इसी कारण से भारत का एक तरह से रूस यूक्रेन जो विवाद है उसमें पश्चिमी देशों को सीधा समर्थन नहीं मिल रहा है, क्योंकि भारत का मानना है कि किसी भी देश में चाहे आर्थिक रूप में या सामरिक रूप में जो भी उसकी नीतियां हैं वह स्वतंत्र रूप से बननी चाहिए। बाहरी जो शक्तिशाली देश हैं उनके प्रभाव में आकर जब भी नीतियां बनेंगी उसका प्रभाव कहीं ना कहीं तनाव के रूप में होगा, जैसा रूस यूक्रेन विवाद में भी दिख रहा है। इसीलिए देशों को स्वतंत्र रूप में काम करने की स्थितियां जितनी मजबूत होंगी, वर्तमान जो अव्यवस्था की स्थिति है वह उतना ही समाप्त होगी। आज के हम दूसरे आलेख को देखते हैं, गेटिंग सीरियस अबाउट सपोर्टिंग द केयर इकोनॉमी। जब हम केयर इकोनॉमी या देखभाल अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, इसमें प्रमुख रूप से बच्चों की देखभाल करना, घरों में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी अगर हम बात करें, साथ साथ बुजुर्गों की देखभाल, तो ये सारा जो तंत्र है वो प्रमुख रूप से केयर इकोनॉमी या देखभाल अर्थव्यवस्था का भाग बनता है। कोविड-19 की बात की स्थितियों में देखभाल अर्थव्यवस्था का जो उपयोग है वो प्रमुख रूप से समझा गया है और अलग अलग देशों के द्वारा इस पर काम करने की प्रक्रियाएं भी बढ़ रही हैं। भारत में भी इस पर ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ पर आंकड़े ये कहते हैं कि अगर हम देखभाल की जो सेवाएं हैं उसमें वैश्विक स्तर पर निवेश बढ़ाते हैं तो विश्व में अतिरिक्त रूप में 300 मिलियन नए रोजगार सृजित किए जा सकते हैं और इसमें बड़ी संख्या में जो रोजगार हैं वो महिलाओं को मिलेंगे। देखभाल अर्थव्यवस्था के बढ़ने के कारण महिला श्रम बल की जो भागीदारी है वो बढ़ेगी। साथ साथ अगर हम सतत विकास लक्ष्यों की बात करें यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसमें अगर हम 8वें लक्ष्य की बात करें तो उसको आगे बढ़ाने में भी ये मदद करेगा। अगर हम सतत विकास लक्ष्यों में 8वें लक्ष्य की बात करें तो यह निरंतर, समावेशी और सतत आर्थिक विकास की बात करता है, जिसमें पूर्ण और उत्पादक रोजगार और सभी के लिए अच्छे काम को बढ़ावा देने की स्थितियां बनती हैं। जब हम देखभाल के कार्य की बात करते हैं तो इसमें प्रत्यक्ष गतिविधियां शामिल होती हैं, जैसे बच्चे को खाना खिलाना या बीमार साथी का देखभाल करना। और अगर हम अप्रत्यक्ष देखभाल गतिविधियों की बात करें तो इसमें खाना बनाना और सफाई करना यह काम प्रमुख रूप से शामिल हों। देखभाल के जो भी कार्य हैं उसके लिए आप भुगतान पाते हैं या आप अवैतनिक बिना भुगतान के काम करते हैं, आप प्रत्यक्ष रूप में काम कर रहे हैं या अप्रत्यक्ष रूप में काम कर रहे हैं, ये जो कार्य होते हैं यह मानव कल्याण और अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण है। देखभाल के जो भी कार्य हैं जिनमें अवैतनिक स्थिति है, जैसे अगर हम घरों में जो भी काम कर रही हैं महिलाएं, उसको लेकर कोई वेतन की स्थिति नहीं होती है और वो अर्थव्यवस्था में शामिल भी नहीं किया जाता है, तो वहां पर एक तरह से महिलाओं के साथ असमानता की स्थिति बनी हुई है। लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें तो इस असमानता को दूर करने के लिए इसको नीति निर्माण में ध्यान दिया जा रहा है और इस तरह की चर्चा भी है कि महिलाओं के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं घर में, उसको भी एक तरह से मौद्रिक रूप में स्वीकार किया जाए। जब हम भारत में बात करते हैं जैसे घरेलू कामगारों की, जिनके द्वारा घरों में सफाई की जा रही है, खाना बनाया जा रहा है, बर्तन मांजा जा रहा है, उनके लिए बात करें और साथ साथ आंगनवाड़ी कर्मियों की बात करें, तो ऐसे कामगारों के जो अधिकार हैं उनको लेकर स्थितियां बहुत स्पष्ट नहीं है। देखभाल से संबंधित जो कार्य हैं उनको व्यापक रूप में स्वीकार किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार की जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं हैं, जैसे अगर हम सतत विकास लक्ष्यों की बात करें या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो शताब्दी घोषणा उसमें देखें तो यहाँ पर देखभाल के कार्यों के संदर्भ में बात कही गई है। कोविड-19 के बाद देखभाल सेवाओं की जो मांग बढ़ी है उसकी तुलना में एक तरह से हम देखें तो आपूर्ति उतनी अधिक नहीं है, कारण जो एक तरह से मांग बढ़ी है उसकी तुलना में इस अर्थव्यवस्था में उतना निवेश नहीं हो रहा है। इसी वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा अपनी एक रिपोर्ट जारी की गई है, केयर एट वर्क, इन्वेस्टिंग इन केयर लीव एंड सर्विसेज फॉर ए मोर जेंडर इक्वल वर्ल्ड ऑफ वर्क। इस रिपोर्ट के माध्यम से प्रमुख रूप से देखभाल के संबंध में जो भी छुट्टी की स्थिति है उसको मजबूत करना और जो भी अलग अलग देखभाल से संबंधित कार्य हैं उनमें एक तरह से लैंगिक रूप में समानता लेकर आना, यानी पुरुषों और महिलाओं को बराबर अधिकार देना, यह इस रिपोर्ट में प्रमुख रूप से चर्चा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा 3 एक तरह से भागों के साथ मिलकर काम किया जाता है। किसी भी देश में जो सरकारें हैं उनके साथ, नियोक्ता यानी जो कंपनियां जिनके द्वारा रोजगार दिए जा रहे हैं उनको, और साथ साथ 187 जो सदस्य हैं
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के, वहां पर जो श्रमिक काम कर रहे हैं। और इसी आधार पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की ये जो रिपोर्ट आई है, जो देखभाल के कार्य से संबंधित है, वो महत्वपूर्ण है। अगर इसको आधार बनाकर आगे काम किया जाए तो प्रमुख रूप से देखभाल अर्थव्यवस्था में भी बड़े पैमाने पर सुधार हो सकते हैं। इस रिपोर्ट के माध्यम से किसी भी माता और पिता को अगर मान लीजिए उनके यहाँ नए बच्चे का जन्म हो रहा है, तो उसके बाद उसकी देखभाल के लिए जो छुट्टी की स्थितियां हैं, उस पर प्रमुख रूप से प्रकाश डाला गया है। यानी इस प्रकार की जो छुट्टी है देखभाल के लिए, वह माता और पिता को स्पष्ट रूप से मिलनी चाहिए और विशेष देखभाल अवकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि महिलाएं और पुरुष अपने काम और जो उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं उनमें एक सामंजस्य बना सकें। इसी के साथ साथ रिपोर्ट में यह कहा गया है कि कोई भी जो कार्यस्थल है वो किसी व्यक्ति को समय, आय सुरक्षा और स्थान एक तरह से प्रदान करता है। इसी के साथ साथ अगर स्तनपान जैसी देखभाल की सेवाएं वहां पर उपलब्ध कराई जाए तो यह सकारात्मक पोषण और स्वास्थ्य परिणामों को मजबूत करेगा। तो इस रूप में भी स्थितियां जो कार्यस्थल है वहां पर मजबूत होनी चाहिए। रिपोर्ट के माध्यम से यह कहा गया है कि बच्चों की देखभाल और बुजुर्गों की देखभाल सेवाओं के संबंध में जो भी वर्तमान नीतियां हैं और सेवा के जो प्रावधान हैं, उनमें जो भी एक तरह से अंतर है, जो कमियां हैं, अगर उनको एक तरह से कम कर दिया जाए, इससे बाल विकास की स्थितियां मजबूत होंगी और साथ साथ बुजुर्गों के लिए गरिमा के साथ और स्वतंत्र रूप में अपना जीवन जीने की जो स्थितियां हैं वो एक तरह से बढ़ेंगी। जब भी हम देखभाल अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, उसको हम आगे बढ़ाएंगे तो विशेष रूप से महिलाओं के लिए अधिक और बेहतर रोजगार की स्थितियां बनती हैं। जैसे अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो अगर कोई माता पिता दोनों कार्य पर जाते हैं तो उनके बच्चे के लालन पोषण के लिए प्रमुख रूप से शिशु गृह, जिसको हम क्रैश भी कहते हैं, वह संचालित किए जाते हैं। तो अगर वो स्थितियां मजबूत होंगी तो एक तरह से वहां पर महिलाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ती हैं। अगर हम मातृत्व अवकाश की बात करें तो यह सार्वभौमिक रूप में मानव और श्रम अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। पूरे देश में एक तरह से ये स्थितियां मजबूत रूप में लागू नहीं हो पाई हैं। उसका बड़ा कारण यह है कि भारत में जो महिलाएं एक तरह से रोजगार में हैं, उसमें 89% नियोजित महिलाएं अनौपचारिक रोजगार में काम करती हैं, जहां पर इस तरह के अधिकार उनको नहीं मिलते हैं। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 120 देशों में वर्तमान में देखें तो 14 सप्ताह का एक मानक है जो लागू होता है जब हम मातृत्व अवकाश की बात करते हैं। भारत में यह 26 सप्ताह का है। तो इस रूप में अगर हम देखें तो अन्य देशों की तुलना में भारत में यहाँ पर स्थिति काफी बेहतर है। लेकिन क्योंकि औपचारिक क्षेत्र में महिलाएं कम हैं, तो ये जो 26 सप्ताह के मातृत्व अवकाश की स्थिति है, उसका लाभ ज्यादा महिलाएं भारत में उठा नहीं पाती हैं। अगर हम पितृत्व अवकाश की बात करें और ये दिया जाए तो माता और पिता दोनों को बेहतर संतुलन कार्य और पारिवारिक जिम्मेदारियों में निभाने में मदद मिलेगी। लेकिन अगर हम भारत की बात करें या अन्य देशों में देखें तो इस तरह से जो पितृत्व अवकाश है उसकी स्थितियां नहीं है। तो हमें इस तरह के अवकाश को भी सभी जगह पर लागू करने के लिए काम करना होगा। वैश्विक स्तर पर किसी भी श्रमिक को अगर उसके परिवार में बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल या कोई दिव्यांग व्यक्ति उसकी देखभाल की स्थितियां बनती हैं तो उसके संबंध में जो सुविधाएं वो आसानी से उपलब्ध नहीं है। इसीलिए इस प्रकार की देखभाल की जो सुविधाएं हैं वह गुणवत्तापूर्ण रूप में और सस्ते रूप में अगर उपलब्ध होती हैं तो अलग अलग श्रमिकों को अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में जो समस्याएं आती हैं उनसे बचा जा सकता है। तो इस रूप में भी देखभाल सुविधाओं का काफी महत्व है। भारत में कारखानों और प्रतिष्ठानों में शिशु गृह या क्रैश के संबंध में जो व्यवस्था है उसका प्रावधान बहुत लंबे समय से है, लेकिन वास्तविक रूप में इसका क्रियान्वयन सही से नहीं होता है। इसीलिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि देखभाल के संबंध में जो सेवाएं दी जाती हैं उनकी उपलब्धता, पहुंच, सामर्थ्य और गुणवत्ता में सुधार किया जाए और उसमें सुधार की स्थितियां अभी बनती भी हैं। तो अगर वो सुधार किया जाएगा तो यह देखभाल कर्मियों की जो स्थिति है उसको भी संबोधित करेगा और उनके अधिकारों का भी संरक्षण होगा। भारत में अगर हम प्रमुख रूप से देखें तो बच्चों की जो देखभाल है और आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता काम करते हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। वैश्विक स्तर पर बच्चों की देखभाल का जो काम है उसको पेशेवर रूप में स्वीकार किया जाता है और मान्यता प्राप्त है, लेकिन उनको श्रमिकों के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। तो भारत में उस तरह की स्थिति करने की आवश्यकता है जिससे श्रमिक के रूप में उनको अधिकार मिले और अधिकारों तक उनकी जो पहुंच है उसको भी सुनिश्चित किया जा सके। यह तभी होगा जब देखभाल कर्मियों को श्रमिक का एक बड़ा दर्जा दिया जाए। भारत में शहरी क्षेत्र में कई परिवार हैं जो प्रमुख रूप से घरेलू कामगारों पर निर्भर करते हैं और वर्तमान में भी अगर हम देखें तो घरेलू काम करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको आसानी से अच्छा काम मिल पाए, इस तरह की चुनौतियां लगातार बनी रहती हैं। तो उसे दूर करने की आवश्यकता है। उनको सामाजिक या स्वास्थ्य सुरक्षा के जो उपाय हैं वह एक तरह से नहीं दिए जाते हैं। अगर हम 2019 का एक आंकड़ा देखें तो भारत में 39 लाख घरेलू कामगार हैं
जिसमें से 26 लाख महिलाएं हैं। भारत में घरेलू कामगारों को कुछ रूप में औपचारिक एक तरह से अधिकार प्राप्त हैं, जैसे कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण जो अधिनियम है उसका लाभ इन महिलाओं को मिलता है। इसी के साथ साथ कई राज्यों में घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी की अनुसूची बनी हुई है, लेकिन उनके लिए अच्छे काम को सुनिश्चित करने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। प्रमुख रूप में सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा की जो स्थिति है वो उनको एक तरह से उपलब्ध कराने की आवश्यकता बनती है। देखभाल अर्थव्यवस्था को अगर हम विस्तारित करते हैं तो इससे जनता की भलाई की स्थितियां भी एक तरह से बनती हैं, क्योंकि वर्तमान में हम अपने सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1% देखभाल अर्थव्यवस्था पर व्यय करते हैं। अगर इसको एक तरह से बढ़ाया जाता है तो श्रमिकों को लाभ होगा और समग्र अर्थव्यवस्था में एक तरह से लाभ होंगे, क्योंकि नए प्रकार के रोजगार सृजित होंगे। इसीलिए नियोक्ता यानी जिनके द्वारा रोजगार उपलब्ध कराए जा रहे हैं और श्रमिकों के जो संगठन हैं और जो भी संबंधित हितधारक हैं, जो भी श्रमिकों के साथ में या कंपनियों के मालिकों के साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे परामर्श करके सरकार के द्वारा बेहतर देखभाल नीतियां बननी चाहिए। देखभाल सेवाओं का प्रावधान और देखभाल श्रमिकों के लिए काम करने की जो स्थितियां हैं उनको मजबूत करने के लिए रणनीति और कार्य योजना की अवधारणा आवश्यक है। इसके लिए आधार रूप में एक ढांचा काम कर सकता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा प्रस्तावित किया गया है, जिसके आधार पर लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए एक केंद्रित सभ्य देखभाल कार्य के लिए 5R का ढांचा दिया गया है। 5R में अगर हम देखें, रिकॉग्निशन यानी पहचान करना, रिडक्शन यानी कमी करना, रिडिस्ट्रीब्यूशन यानी पुनर्वितरण, रिवार्डिंग यानी पुरस्कृत करना और रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रतिनिधित्व। तो यहाँ पर इस 5R के ढांचे के माध्यम से यह कहा गया है कि जो भी अवैतनिक देखभाल के कार्य हैं उनकी पहचान की जाए और उनमें वेतन देने की स्थितियां बनाई जाएं। जो भी एक तरह से देखभाल के कार्य में भुगतान की स्थितियां हैं, जो कार्य करने के स्थल है वहां पर जो भी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, जो कमी है उसको पूरा किया जाए और साथ साथ जहां पर देखभाल कार्यों की कमी है उसको बढ़ावा दिया जाए और उसका पुनर्वितरण किया जाए। इसी के साथ साथ देखभाल श्रमिकों के जो कार्य करने की स्थितियां हैं उसके आधार पर उनको पुरस्कृत किया जाए, यानी उसके आधार पर उनके वेतन या जो लाभ की स्थितियां हैं वो बढ़नी चाहिए। और अंतिम रूप में अगर देखभाल अर्थव्यवस्था में किसी भी रूप में हम सुधार करने चाह रहे हैं तो हमें सामाजिक संवाद और सामूहिक निर्णय के लिए जो भी एक तरह से हमारे देखभाल से संबंधित अर्थव्यवस्था के कर्मी हैं उनका भी हमको प्रतिनिधित्व लेना पड़ेगा, क्योंकि जिनके लिए नीतियां बनाई जा रही हैं अगर उनकी तरफ से सुझाव नहीं आएंगे तो हम नीतियों का ज्यादा लाभ उनको नहीं दे सकते हैं। आज के हम तीसरे आलेख को देखते हैं, लैंग्वेज नो बार। यहाँ पर हिंदी के अलग अलग क्षेत्रों में भाषा के रूप में प्रयोग करने की जो स्थितियां हैं उसके संबंध में विवाद हुआ है और उसी के संबंध में आलेख में प्रमुख रूप में चर्चा की गई है। संसदीय राजभाषा समिति की 37वीं बैठक संचालित हो रही थी, जिसका संचालन देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया जा रहा था, जो उसके अध्यक्ष थे। उन्होंने अपने भाषण में प्रमुख रूप से यह कहा कि गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों या राज्यों के जो लोग हैं उन्हें हिंदी को संचार की भाषा बनाने पर एक तरह से काम करना चाहिए। हम ध्यान रखें, जब हम संसदीय राजभाषा समिति की बात करते हैं तो यह समिति हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख रूप से कार्य करती है। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा, गृह मंत्री जी का जो भाषण है उसके माध्यम से यह एक धारणा बनी कि हिंदी भाषा को थोपने का प्रयास किया जा रहा है। यह स्थिति एक तरह से नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अपने भाषण के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि वो हिंदी को अंग्रेजी के विकल्प के रूप में स्वीकार करने की बात कह रहे हैं, न कि स्थानीय भाषाओं के लिए। यानी जो स्थानीय भाषाएं हैं उनके विकल्प के रूप में वो हिंदी की बात नहीं कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जहां पर भी अंग्रेजी को माध्यम एक तरह से बनाया जा रहा है उसकी जगह पर हिंदी को प्रमुख रूप से आगे बढ़ाया जाए, जो स्थानीय भाषाएं हैं वो ऐसे ही आगे बढ़ती रहें। इस भाषण के बाद प्रमुख रूप से गैर हिंदी भाषी जो क्षेत्र या राज्य हैं वहां पर एक तरह से थोड़ा असमंजस की स्थितियां दिखी और राजनीतिक रूप से कई लोगों के द्वारा इसके विरोध में बयान भी दिया गया कि यह हिंदी को थोपने की स्थिति है। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों या राज्यों की बात करते हैं तो यह उन लोगों पर जो वहां रहते हैं उन पर निर्भर करता है कि वह संचार के लिए किस भाषा को एक तरह से प्रयोग करना चाहते हैं। अगर अंग्रेजी के साथ में वो सहज हैं तो वह उनके लिए स्वीकार होनी चाहिए, कारण अंग्रेजी वर्तमान में एक वैश्विक भाषा के रूप में स्थापित है और उनको अंग्रेजी छोड़ने के लिए या अन्य भाषा या हिंदी को अपनाने के लिए सलाह देने का कोई भी विकल्प नहीं होना चाहिए, कारण संचार के लिए किस भाषा पर वो निर्भर करना चाहते हैं वह उनका अपना निर्णय होना चाहिए।
उन पर किसी भी तरह से दबाव नहीं होना चाहिए। वर्तमान विश्लेषण में यह भी कहा जा रहा है कि अगर इस तरह की एक अवधारणा है कि अंग्रेजी भारतीय भाषा नहीं है, तो ऐसी स्थिति नहीं है। वर्तमान में अगर हम देखें तो अंग्रेजी को भारतीय भाषा के रूप में उतनी ही एक तरह से मान्यता मिल रही है जैसा तमिल, तेलुगु या हिंदी को। अगर हम प्रमुख रूप से देखें तो साहित्यिक संवाद को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय संस्था के रूप में साहित्य अकादमी प्रमुख रूप से काम करती है। साहित्य अकादमी संस्कृति मंत्रालय के अधीन होकर काम करती है। इसके द्वारा भारतीयों द्वारा लिखित अंग्रेजी की सर्वश्रेष्ठ कृतियों को वार्षिक रूप में पुरस्कार भी दिया जाता है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि केंद्र का एक जो संगठन है वो अंग्रेजी भाषा में जो साहित्य है उसको पुरस्कृत कर रहा है, यानी अंग्रेजी भाषा को हम अन्य भाषाओं को एक तरह से बराबर स्थिति भारत में दे सकते हैं, न कि उससे अलग। तो इस रूप में अगर हम देखें तो हमें अंग्रेजी के अन्य विकल्प के रूप में हिंदी को अपनाने की जो एक बात कही जा रही है उस पर प्रमुख रूप से दबाव नहीं देना चाहिए। हम यह भी ध्यान रखें कि अंग्रेजी का जो ज्ञान भारतीयों को है उसके आधार पर उनको वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक लाभ भी मिलता है। जैसे अगर हम बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ पर प्रमुख रूप से आईटी की राजधानी के रूप में अगर ये स्थापित हुआ तो बड़ा कारण यह है कि यहाँ पर जो भी प्रमुख रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं वो अंग्रेजी में आसानी से संचार कर सकते हैं। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए आर्थिक रूप में भी काफी लाभकारी है। भारत जैसे विशाल और विविध समाज में जब हम एकजुटता की बात करते हैं भाषा के रूप में, तो अंग्रेजी उसके एक माध्यम के रूप में हो सकती है और वर्तमान में ऐसी स्थितियां बन भी रही हैं। तो इस तरह की स्थिति को विपरीत करने की बजाय हमें हिंदी के जो स्वीकार्य क्षेत्र हैं वहां पर उसके प्रसार को बढ़ावा देना चाहिए और जिन भी राज्यों के द्वारा जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र हैं अगर बिना दबाव के वो हिंदी के विस्तार को आगे बढ़ाते हैं तो वह स्वीकार्य है, लेकिन एक दबाव के माध्यम से हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ाया जाए ऐसी स्थितियां नहीं आनी चाहिए। आज के हम अपने अंतिम आलेख को देखते हैं, द बेस्ट चांस फॉर आर्किटेक्चर। यहाँ पर आर्किटेक्चर या वास्तुकला का जो शिक्षण है उसके संबंध में क्या सुधार हो सकते हैं। प्रमुख रूप से नई शिक्षा नीति के प्रकाश में किसी भी विषय में जब स्नातक की शिक्षा दी जाती है तो उसके माध्यम से छात्रों को अभ्यास करने के लिए प्रमुख रूप से प्रशिक्षण मिलता है। हम ध्यान रखें, अगर कानून और चिकित्सा की बात करें तो इस क्षेत्र में जो भी शिक्षा दी जाती है वह एक स्वतंत्र निकाय के नियंत्रण में है जो इस क्षेत्र में शिक्षा को नियंत्रित करती है। जब हम आर्किटेक्चर या वास्तु शिक्षा की बात करते हैं तो इंजीनियरिंग के साथ इसे तकनीकी शिक्षा के रूप में जोड़ा गया और शिक्षा मंत्रालय के अधीन लाया गया। 1945 में स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE के दायरे में प्रमुख रूप से यह शामिल है। 1987 में जब AICTE को वैधानिक आधार मिल गया, तब तक अगर हम देखें तो 1972 में आर्किटेक्ट्स अधिनियम लागू कर दिया गया था, यानी आर्किटेक्ट्स का जो अधिनियम 1972 का है उसके अधीन प्रमुख रूप से आर्किटेक्चर के संबंध में जो भी अध्ययन किया जा रहा था वो शामिल था। आर्किटेक्चर की शिक्षा वर्तमान में अगर हम देखें तो एक स्वतंत्र काउंसिल है जिसको हम काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर COA के नाम से जानते हैं, उसके दायरे में आती है। अलग अलग जो भी प्रमुख रूप से शिक्षा के क्षेत्र हैं, जैसे अगर हम कानून की बात करें, चिकित्सा की बात करें, तो वो संबंधित रूप में अपने नोडल मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, यानी चिकित्सा मंत्रालय या अगर हम कानून और विधि मंत्रालय की बात करें। लेकिन इसके विपरीत अगर हम वास्तु शिक्षा या आर्किटेक्चर की बात करें तो यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में स्थानांतरित नहीं किया गया। तो यह एक बड़ी समस्या है कि जिस क्षेत्र के साथ में शिक्षा जुड़ी हुई है उस मंत्रालय के साथ में इसको नहीं जोड़ा गया है, जबकि ऐसा होना चाहिए। वास्तु शिक्षा में अगर हम प्रमुख समस्या देखें तो वर्तमान में डिजाइन और इंजीनियरिंग का जो कोर्स है स्नातक का वो 4 साल का है, लेकिन अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो इसमें 5 साल का कार्यक्रम है। और प्रमुख रूप से जो भी स्नातक का ये कार्यक्रम है इसका उद्योग के साथ संबंध नहीं है, जहां पर उनको रोजगार मिलना है। आर्किटेक्चर से पढ़ाई के बाद उद्योग में आपको आसानी से नौकरी मिल पाए ऐसी स्थितियां नहीं है, कारण जो भी उद्योग उससे जुड़े हुए हैं वो आर्किटेक्चर की पढ़ाई करने वाले जो संस्थान है उनके साथ में उनका बहुत अधिक समर्थन नहीं रहता है या उनके आपस में संबंध मजबूत नहीं है। तो ये एक बड़ी समस्या है। आर्किटेक्चर का भारत में शिक्षा का जो कार्यक्रम है उससे जो भी शिक्षार्थी हैं उनमें अभ्यास की स्थिति बढ़ती है और कई अलग अलग विषय उनके द्वारा पढ़े जाते हैं, लेकिन जो भी अलग अलग विविध विशेषज्ञता होती है वह उनमें कम होती है। साथ साथ जटिल प्रकार की डिजाइन समस्याओं को हल करने के लिए जो प्रमुख रूप से आर्किटेक्चर में आवश्यक होता है उसके लिए वो तैयार नहीं हो पाते हैं। अगर हम छोटे समय का कार्यक्रम रखेंगे तो बचा हुआ जो समय है उसमें विद्यार्थी प्रमुख रूप से किसी उद्योग या ऐसे क्षेत्र में जहां पर आर्किटेक्चर में एक तरह से रोजगार की स्थितियां बनती हैं वह वहां पर एक प्रशिक्षु या इंटर्न के रूप में काम कर सकता है और इस आधार पर उसकी क्षमता का निर्माण होगा। आप पेशेवर के रूप में एक आर्किटेक्ट के रूप में जब काम करते हैं तो वहां पर आपके लिए बेहतर अवसर एक तरह से बनते हैं। तो नए तरह का जो तंत्र लाया जा रहा है
उसमें प्रमुख रूप से कई प्रकार से प्रवेश करने और कई प्रकार से कोर्स में से हटने उसकी संभावनाएं एक तरह से बनाई जा रही हैं, जो नई शिक्षा नीति में एक आधार है। तो एक ही समय में आप काम करते हुए कई प्रकार से अलग अलग कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं या उसमें से हट सकते हैं। इसी के साथ साथ यह भी एक प्रयास है कि वर्तमान में आर्किटेक्चर के क्षेत्र में जो भी अनुसंधान है उसको लेकर ज्यादा प्रयास नहीं होते हैं। 3 साल में स्नातक करने के बाद जो आर्किटेक्चर का विद्यार्थी है वह प्रमुख रूप से शोध कार्य के लिए भी एक तरह से जा सकता है। वैश्विक स्तर पर जो भी पेशेवर निकाय हैं वह पेशेवर मानकों पर ही ध्यान देते हैं। जहां तक हम शैक्षणिक स्थिति की बात करें तो यह उत्तरदायित्व तो शैक्षणिक संस्थानों को दिया जाता है। भारत में भी इस तरह की स्थितियां बननी चाहिए कि शैक्षणिक संस्थानों को अपनी शिक्षा की जो स्थितियां हैं उसके लिए कुछ स्वायत्तता मिल पाए। और नई शिक्षा नीति में इस तरह का एक वादा किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति में आपकी अपनी पसंद के आधार पर प्रति सेमेस्टर 20 क्रेडिट का एक तंत्र बनाया जा रहा है और यह छात्रों को कार्य करने की एक तरह से ज्यादा छूट देगा, यानी सेमेस्टर के अनुसार जो उन पर दबाव है वो थोड़ा घटेगा। इससे आर्किटेक्चर के क्षेत्र में जो अध्ययन की स्थितियां वो काफी मजबूत होंगी। आर्किटेक्चर की पढ़ाई में प्रमुख रूप से जो भी एक तरह से प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हैं वह एक तरह से एक अच्छी फैकल्टी के रूप में काम कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में जो स्थितियां हैं वह उनको सही रूप में एक फैकल्टी के रूप में काम करने की स्थितियां नहीं बनाते हैं, क्योंकि अलग अलग शिक्षण संस्थाओं में जो भी शिक्षण संस्थान है और जो छात्र का अनुपात है वह संतुलित करने के लिए उन्हें पूर्णकालिक जो शैक्षणिक कर्मचारी हैं वो चाहिए, लेकिन उद्योग के जो विशेषज्ञ हैं वो पूर्णकालिक रूप में काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन नई शिक्षा नीति में 50% स्टाफ को विजिटिंग फैकल्टी के रूप में भरने की अनुमति दी गई है। इस आधार पर अगर हम देखें तो नई शिक्षा नीति के माध्यम से ज्यादा विशेषज्ञ शिक्षण की स्थितियों में आ सकते हैं। इसके माध्यम से जो वास्तु शिक्षा या आर्किटेक्चर की पढ़ाई है उसमें एक तरह से काफी सुधार होगा। अंतिम रूप में अगर हम वास्तु शिक्षा को भारत में मजबूत करना चाहते हैं तो प्रमुख रूप से 4 प्रयास होने चाहिए। पहला प्रमुख प्रयास ये होना चाहिए कि जो शिक्षा है और जहां पर उनको रोजगार करना है उनके बीच में संबंध एक तरह से मजबूत किए जाए, और यह तभी हो सकता है जब जो भी एक तरह शिक्षण संस्थान है उद्योगों के साथ मिलकर काम करें। दूसरा प्रयास ये हो सकता है कि जो स्नातक पाठ्यक्रम है उसको उदार बनाना चाहिए, यानी उसमें अलग अलग प्रकार से छात्रों को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाए कि किस रूप में उन्हें आर्किटेक्चर में आगे काम करना है उसकी वो पहचान करके उस क्षेत्र में आगे बढ़ सके। तीसरा प्रमुख रूप से केवल हमें शिक्षा के माध्यम से ऐसे लोगों को तैयार नहीं करना है जो रोजगार के लिए आगे आ रहे हों। हमें जो भी एक तरह से शोध मार्ग में यानी जिनके द्वारा अनुसंधान आगे करने का प्रयास किया जा रहा है ऐसे लोगों को भी एक तरह से मजबूत करना है। अंतिम रूप में आर्किटेक्चर का जिनके द्वारा प्रमुख रूप से शिक्षण किया जा रहा है उन संस्थानों को स्वायत्तता दी जाए, जिससे कि बाजार में जो वर्तमान आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार जो भी एक तरह से विद्यार्थी उनको तैयार किया जा सके, जिससे रोजगार की संभावना मजबूती से आगे बढ़े। आज की चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला प्रश्न, वर्तमान वैश्विक राजनीतिक असंतुलन की स्थिति के कारणों को बताते हुए भारत द्वारा इसको दूर करने में किस रूप में योगदान किया जा सकता है, चर्चा करें। 250 शब्द 15 अंकों का प्रश्न। उत्तर संरचना, भूमिका, रूस यूक्रेन विवाद ने विश्व में असंतुलन की स्थिति को सामने ला दिया है। मुख्य भाग, असंतुलन की स्थिति दूसरे विश्व युद्ध से ही जारी है। हम अलग अलग संगठनों के माध्यम से बता सकते हैं कैसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद से असंतुलन बना हुआ है। पूंजीवाद से असमानता बढ़ी। अगर हम अमेरिका में देखें तो वहां पर भी एक तरह से पूंजीवाद का विरोध बढ़ा है। लोकतांत्रिक रूप में विकास को बढ़ावा, यहाँ पर स्वतंत्र रूप में सभी देशों को लोकतांत्रिक रूप से आगे बढ़ने की स्थितियां बढ़नी चाहिए। इसी आधार पर असंतुलन को हम दूर कर सकते हैं। भारत के समक्ष विकल्प, तो भारत भी इसी स्थिति का समर्थन करता है जहां पर सभी देश स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय लेने के लिए कार्य करें। निष्कर्ष में आप बताएंगे, विभिन्न देशों को अपने स्वयं के लोकतंत्रों और अर्थव्यवस्थाओं को विकसित करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, न कि दूसरे द्वारा निर्देशित होकर कार्य करने की स्थिति बने, जो वर्तमान में विवादों का प्रमुख कारण है। दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं, भारत में देखभाल या केयर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता और इसके लिए प्रमुख उपायों की चर्चा करें। 250 शब्द 15 अंकों का प्रश्न। भूमिका, कोविड-19 महामारी से मानव केंद्रित और समावेशी पुनर्प्राप्ति जो श्रमिकों, नियोक्ताओं और सरकार को लाभान्वित करती है, को देखभाल अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण निवेश और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है, जो बड़े पैमाने पर समाज की देखभाल करते हैं। मुख्य भाग, देखभाल अर्थव्यवस्था से लाभ, समस्याएं, भारत में इसके लिए क्या संभावनाएं हैं वो आपको बताना है। निष्कर्ष, यह भारत में रोजगार और महिला सशक्तिकरण को मजबूत करेगा।
ये हमारा 11 अप्रैल 2022 का समाचार विश्लेषण है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।